Welcome to EduX. पिछली कक्षा में आपने बहुपद का एक सामान्य अध्ययन किया होगा। इस सेशन में हम देखेंगे कि बहुपद का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। बहुपद या पॉलिनोमियल्स, इससे जानने के पहले आपको दो तीन ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला चर, दूसरा अचर और तीसरा बीजीय व्यंजक। जो चर राशि है उसका मान पूरी गणितीय संक्रिया के दौरान बदलता रहता है, वह चर राशि कहलाती है। अचर राशि ऐसे राशि है जिसका मान स्थिर होता है या फिर फिक्स्ड वैल्यूज़ हमें जो मिलती है वो अचर राशि। जैसे कि वेरिएबल को हम लोग या चर राशि को हम लोग एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। अचर जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, इन सबको हम लोग अचर कहते हैं या फिर एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि 3.14, 2, 49 एट्सेट्रा। अब आ जाते हैं बीजीय व्यंजक पर। बीजीय व्यंजक जो होता है चर और अचर राशियों के योग, व्यकलन, गुणनफल या भागफल के फलस्वरूप जो हमें मिलता है वो बीजीय व्यंजक है। जैसे कि 3x + 4, 3y² + 9, 4x² + 3y + 5। ये देखिए 3 और 4 यहाँ पर अचर राशि है, x जो है ये चर राशि है, यहाँ पर y जो है चर राशि है, 3 और 9 ये अचर राशि है, 3, 2, 4, 2, 3 और ये 5 ये सारे के सारे अचर हैं, और x और जो y है ये दोनों के दोनों चर राशि है जिसका मान बदलता रहता है। अब आ जाते हैं बहुपद की परिभाषा पर, जहाँ पर हम तीन कंडीशन देखेंगे। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि के घातांक एक धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर हमें जो x का जो घात मिल रहा था, यहाँ पे ये x का घात 1 है, यहाँ पे y का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पर y का घात 1 है। तो x और y या जो भी चर राशि है उसका घात हमें एक पूर्ण धनात्मक संख्या मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि प्रत्येक पद में एक चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इमेजनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्याएं जो होती है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटीज आती है, तो ये नंबर इमेजनरी नंबर कहलाता है या फिर अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। आगे की कक्षा में जाकर के आप इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा कंडीशन ये कि पदों की संख्या जो है वो निश्चित होनी चाहिए। टर्म्स जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए जिसकी आप गिनती कर सकते हैं। या फिर इन सब का एक कंबाइंड फॉर्म में एक डेफिनेशन देख सकते हैं, एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। इस कंडीशन से एक और कंक्लूजन निकल के सामने आता है, वो ये कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, जबकि प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। इसे एक डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू अगर देखना चाहें तो ये है बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक के अंदर है बहुपद या फिर ये पॉलिनोमियल्स और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक में कुछ ऐसे टर्म्स होंगे या ऐसे पद मिलेंगे, एक्सप्रेशंस मिलेंगे जो कि सर्टेन नियमों का या कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो वो बहुपद होगा। जैसे कि यहाँ पर ये 3 कंडीशन दिए गए हैं, अगर तीनों कंडीशन को ये फुलफिल करता है तो जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद होगा। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि जो प्रत्येक बहुपद होता है वो बीजीय व्यंजक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ इस एरिया में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस मिलेंगे जो कि इस तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजीय व्यंजक होंगे, बहुपद नहीं होंगे। बहुपद के प्रकार या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिकली हम इसे दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। पहला पद संख्या के आधार पर, उसमें कितने पद हैं, और दूसरा चर राशि के घात के आधार पर। तो पहले हम लोग देखते हैं पद संख्या के आधार पर एक पदी या मोनोमियल। इसमें केवल और केवल एक पद होता है। ये हम जानते हैं कि किसी बहुपद को px, qx या rx इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। px = 3y अगर हो, या कोई भी एक ऐसा टर्म हो जिसमें सिंगल पद हमें मिले, तो ये एक पदी बहुपद होगा। द्विपदी में इसमें हमें दो अलग अलग पद मिलेंगे, जैसे कि 3x² + 4y इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि पद संख्या इसमें कितने टर्म हैं। ये देखिए p में एक टर्म था तो ये एक पदी हो गया, qx में ये दो अलग अलग टर्म है, इस वजह से ये द्विपदी हो गया। अब बात करते हैं त्रिपदी या ट्राइनोमियल की। तो इसमें 3 अलग अलग पद होंगे। इन तीनों को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो इस तरीके से ये ट्राइनोमियल है या फिर
त्रिपदी है। अब आ जाते हैं रैखिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर जितने भी बहुपद हैं उसमें चर राशि की जो घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बहुपद में चर राशि की जो महत्तम घात होती है वह उस बहुपद का घात होता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए कि ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स माइनस 2 एक्स का पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये जो टर्म है इसका में जो चर राशि है ये x है, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 7 है, इसका जो पावर ये 7 है। यहाँ पर x का घात 2 है तो इसका पावर 2 होगा या घात 2 होगा, और यहाँ पर घात 1 है। ये अचर पद है, अचर पद का जो घात होता है वो 0 होता है। देखिए इस पूरे बहुपद में जो महत्तम घात है वो 7 है, तो इस पी एक्स के लिए इसकी जो डिग्री होगी या घात को हम लिखते हैं डिग्री, डिग्री से इंग्लिश वर्ड से मिलकर बना हुआ है DEG लिखते हैं हम। पी एक्स की जो डिग्री है ये यहाँ पर 7 है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि क्यू एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 4yx प्लस 9y, तो यहाँ पर देखिए जो चर राशि है x का घात 2 है और y का घात 1 है, और ये हम जानते हैं कि इसका घात 1 और इसका घात 1 और इसका घात 2 है, दोनों का जब जोड़ेंगे तो हमें जो घात मिल जाएगा ये मिल जाएगा 3। यहाँ पर x और y दो अलग अलग चर राशि हैं, दोनों का गुणनफल है, तो इस जो पूरे पद की जो घात होगी ये 2 होगी और इस पद की घात जो होगी वो 1 होगी। तो इस पूरे बहुपद में आप देख पा रहे हैं 3 ही एक ऐसी संख्या या ऐसा घात है जो कि अधिकतम है या फिर महत्तम है। तो ये जो QX मिला था इसकी जो घात है ये 3 होगी। तो यहाँ पर बात हो रही है रैखिक की या फिर लीनियर की, तो हमें एक ऐसे बहुपद जो कि ax प्लस b के फॉर्म पे हो या फिर चर राशि की घात जो है वो 1 होगी, तो ये रैखिक समीकरण होगा। द्विघात चर राशि की घात अगर 2 है तो वो द्विघात बहुपद होगा, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो स्ट्रेस या ध्यान देने वाली बात ये है वो ये कि चर राशि की घात को देखा जा रहा है, इसमें पदों की संख्या को नहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ पर x का जो घात है ये 2 है, अधिकतम घात 2 है, इस वजह से इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब आ जाते हैं त्रिघात पर या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। तो यहाँ पर हमें जो चर राशि की घात मिलेगी, अधिकतम घात मिलेगी वो 3 मिलेगी। तो rx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इस फॉर्म में होंगे। ये आप देख रहे हैं कि इस पद की जो घात है ये 0 है, इस पद की घात 1 है, इस पद की घात 2 है और इस पद की घात 3 है। जो 3 है इस पूरे बहुपद में ये महत्तम घात है। तो इस तरीके से ये जो rx हमें मिला था ये एक त्रिघात पॉलिनोमियल है। शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा बहुपद जो कि 0 के बराबर हो या 0 हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स का पावर 0, और हम ये जानते हैं कि x का पावर 0 ये 1 होता है, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 0। तो यदि शून्य बहुपद की घात पूछी जाए तो इसका घात 0 होगा, क्योंकि चर राशि का घात 0 है, और चर राशि का जो गुणांक है, चर राशि का गुणांक ये भी 0 होगा। तो ऐसे बहुपद जिसका घात 0 होता है और चर राशि का गुणांक भी 0 होता है, शून्य बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर एक हम पॉलिनोमियल लिखें px, इसके बराबर कोई एक नंबर हो, जैसे कि qx इक्वल टू 5/4, तो ये जो बहुपद है इसे हम अचर बहुपद कहेंगे। इसका जो घात है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/4 इंटू एक्स का पावर 0, तो x का पावर 0 1 होता है, यहाँ से मिल जाएगा हमको 5/4। तो इसका जो घात है वो 0 होगा, चर राशि का घात 0 है, इस वजह से ये घात 0 होगा। चर राशि का गुणांक भी 0 होगा। अब ये जो पद है एक तरीके से अनुपस्थित है, या इसे हम लिख सकते हैं 5/4 प्लस 0 इंटू एक्स। तो यहाँ पर जो चर राशि है इसका गुणांक 0 है, तो ये चर राशि का गुणांक भी 0 होगा, और इसके लिए हमें कोई एक अचर पद मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 5 जो है ये कांस्टेंट है, अचर पद है, 5/4 ये भी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ऐसे बहुपद जिसका घात 0 होता है, चर राशि के गुणांक भी 0 होता है, और उसमें एक अचर पद होता है, अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न जिनमें हमें बहुपद पहचानना है।
थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसे हम बहुपद कहेंगे 3 कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। पहला ये कि चर राशि की जो घात है वो धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और दूसरा जो है वो ये कि चर राशि का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और तीसरा पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए या फिर सीमित होनी चाहिए। तो जो पहला प्रश्न है इसमें x की जो x जो है ये चर राशि है, इसकी घात 2 है, धनात्मक संख्या है, और इसमें 3 पद हैं और सबके जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या है, तो ये बहुपद का उदाहरण है। दूसरा z प्लस 3/z, इसे जब आप और आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 3z का पावर -1। तो यहाँ पर जो चर राशि है वो z है और इसका जो घातांक है या घात है ये ऋण 1 है। तो हमने ये देखा था कि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ये तो धनात्मक संख्या नहीं है, इस वजह से ये जो दूसरा है ये बहुपद नहीं है। तीसरे प्रश्न पर देखिए, यहाँ पर वर्गमूल y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि y का घात 1/2 और ये 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद का उदाहरण नहीं है। चौथे प्रश्न में x² प्लस 3/2, ये तो अचर पद है, उसे हम नहीं देखेंगे। x², यहाँ पर जो चर राशि है ये x है, इसके जो घात है ये 2 है जो कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इस वजह से ये जो चौथा है यह भी बहुपद होगा। अब पांचवें प्रश्न में देखिए, यहाँ पर x, y और t तीनों की तीनों चर राशियाँ हैं, इसका घात 10, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या और ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से जो पूरा बहुपद है ये भी बहुपद होगा, या फिर ये जो बीजीय व्यंजक है यह भी बहुपद होगा। छठवें प्रश्न पर देखिए, x का घात जो है ये 3/2 है जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है, इस वजह से ये जो छठवां है यह जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद नहीं होगा। अब आ जाते हैं सातवें प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो पूरे का पूरा जो पद है इसका जो घात है 1/2 या फिर वर्गमूल है, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब आ जाते हैं बहुपद में चर राशि का गुणांक। यहाँ पर पूछा गया कि ये जो बहुपद है px = -2x का पावर 7 प्लस x² प्लस 3x -1, 1 2 3 4, इस पूरे बहुपद में 4 पद हैं। अब पूछा गया x का घात 7 का गुणांक। ये देखिए x का घात 7 के साथ में जो है ऋण 2, तो x का घात 7 का जो गुणांक होगा ये ऋण 2 होगा। अब अगला पूछा गया x का घात 2 का गुणांक। यहाँ पर देखिए ये 1 है, तो इसका जो गुणांक होगा वो 1 होगा। x का गुणांक, यहाँ पर देखिए x के साथ में 3 का गुणा है तो इसका गुणांक 3 हो जाएगा। और अचर राशि ये जो दिख रहा है -1, ये यहाँ पर अचर राशि है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर पूछा गया है निम्न में x² का गुणांक लिखिए। यहाँ पर देखिए x² कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर ये प्रश्न कुछ इस तरीके से बदल जाए तो इसे हम लिख सकते हैं x का घात 2, इसका जो गुणांक है ये क्या है, 2 है। इस प्रश्न के लिए x का जो गुणांक है ये 2 है। इस प्रश्न के लिए x² का जो गुणांक है ये 3 है। यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर है तो इसका जो गुणांक है ये ऋण 5 है। यहाँ पर देखिए x का घात 2, इसका जो गुणांक है ये 1/2 है। यहाँ पर x² वाला जो टर्म है ये 1/4 है। तो इस पूरे बहुपद में x² का जो गुणांक है ये 1/4 होगा। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न जिनमें हमें बहुपद पहचानना है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसे हम बहुपद कहेंगे 3 कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। पहला ये कि चर राशि की जो घात है वो धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और दूसरा जो है वो ये कि चर राशि का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और तीसरा पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए या फिर सीमित होनी चाहिए। तो जो पहला प्रश्न है इसमें x जो है ये चर राशि है, इसकी घात 2 है, धनात्मक संख्या है, और इसमें 3 पद हैं और सबके जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या है, तो ये बहुपद का उदाहरण है। दूसरा z प्लस 3/z, इसे जब आप और आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 3z का पावर -1। तो यहाँ पर जो चर राशि है वो z है और इसका जो घातांक है या घात है ये ऋण 1 है। तो हमने ये देखा था कि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ये तो धनात्मक संख्या नहीं है, इस वजह से ये जो दूसरा है ये बहुपद नहीं है। तीसरे प्रश्न पर देखिए, यहाँ पर वर्गमूल y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि y का घात 1/2 और ये 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद का उदाहरण नहीं है। चौथे प्रश्न में x² प्लस 3/2, ये तो अचर पद है,
उसे हम नहीं देखेंगे। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो चर राशि है ये एक्स है, इसके जो घात है ये 2 है जो कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इस वजह से ये जो चौथा है यह भी बहुपद होगा। अब पांचवें प्रश्न में देखिए, यहाँ पर एक्स वाई और टी तीनों की तीनों चर राशियाँ हैं, इसका घात 10, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या और ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से जो पूरा बहुपद है ये भी बहुपद होगा, या फिर ये जो बीजीय व्यंजक है यह भी बहुपद होगा। छठवें प्रश्न पर देखिए, x का घात जो है ये 3/2 है जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है, इस वजह से ये जो छठवां है यह जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद नहीं होगा। अब आ जाते हैं सातवें प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो पूरे का पूरा जो पद है इसका जो घात है 1/2 या फिर वर्गमूल है, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब आ जाते हैं बहुपद में चर राशि का गुणांक। यहाँ पर पूछा गया कि ये जो बहुपद है px = -2x⁴ + x² + 3x - 1, 1 2 3 4, इस पूरे बहुपद में 4 पद हैं। अब पूछा गया x का घात 7 का गुणांक। ये देखिए x का घात 7 के साथ में जो है ऋण 2, तो x का घात 7 का जो गुणांक होगा ये ऋण 2 होगा। अब अगला पूछा गया x का घात 2 का गुणांक। यहाँ पर देखिए ये 1 है तो इसका जो गुणांक होगा वो 1 होगा। x का गुणांक, यहाँ पर देखिए x के साथ में 3 का गुणा है तो इसका गुणांक 3 हो जाएगा। और अचर राशि ये जो दिख रहा है -1, ये यहाँ पर अचर राशि है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर पूछा गया है निम्न में x² का गुणांक लिखिए। यहाँ पर देखिए x² कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर ये प्रश्न कुछ इस तरीके से बदल जाए तो इसे हम लिख सकते हैं x का घात 2, इसका जो गुणांक है ये क्या है, 2 है। इस प्रश्न के लिए x का जो गुणांक है ये 2 है। इस प्रश्न के लिए x² का जो गुणांक है ये 3 है। यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर है तो इसका जो गुणांक है ये ऋण 5 है। यहाँ पर देखिए x का घात 2, इसका जो गुणांक है ये 1/2 है। यहाँ पर x² वाला जो टर्म है ये 1/4 है। तो इस पूरे बहुपद में x² का जो गुणांक है ये 1/4 होगा। अब आ जाते हैं बहुपद से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। पहले में दिया गया है कि बहुपद में x का गुणांक व अचर पद लिखिए। x के साथ जिस संख्या का गुणा होगा वह उसके लिए गुणांक होगा। तो इस तरफ हम लिखते हैं x का गुणांक और इस तरफ हम लिखेंगे अचर पद। यहाँ पर देखिए x जो है इसके साथ में जिस संख्या का गुणा है ये 1/5 है, और जहाँ पर जिस बहुपद में चर राशि नहीं है वो है 5, ये अचर पद है। तो इस तरीके से ये 5 इसके लिए अचर पद होगा। दूसरे में देखिए x के साथ जिस संख्या का गुणा हुआ है ये वर्गमूल 2 x का गुणांक है, और ये जो 7 है ये अचर पद है। x² + 2, x का जो गुणांक है यहाँ पर x² + 2 है। इसका मतलब ये कि x का घात जो 1 है यहाँ पर ये 0 गुणित x का घात 1 है। तो इसका मतलब ये कि x का गुणांक यहाँ पर अनुपस्थित है या फिर 0 है। अचर पद यहाँ पर 2 है तो इसे हम लिख देंगे 2। अब आ जाते हैं कुछ प्रश्न पर जिसमें दिया गया प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। घात 4 का द्विपदी बहुपद। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा द्विपदी, त्रिपदी और एकपदी कितने पद होने चाहिए, ये पहले इसे हम लिखेंगे। द्विपदी में ये लेकर के चलता हूँ कि ये px है और इसके लिए qx और इसके लिए rx। घात 4 का जो अधिकतम घात होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, तो किसी भी संख्या के साथ आप 4 का गुणा कर दीजिए। द्विपद मतलब इसमें 2 पद हो सकते हैं, हम लिख देंगे 3x। 2 पद होने चाहिए, कोई भी 2 पद, और उस पूरे बहुपद में जो अधिकतम घात होनी चाहिए ये 4 होनी चाहिए। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है घात 6 का त्रिपदी बहुपद। इसमें 3 अलग अलग पद हमें मिलने चाहिए और घात 6 होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 6x⁴ + 4x⁴ + 2। कितने पद होने चाहिए, 3 पद होने चाहिए। और हम ये देख पा रहे हैं कि चर राशि है x, उसका अधिकतम घात जो है ये 6 है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे इसके लिए उदाहरण लिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया गया है घात 5 का एक पदीय बहुपद। सिर्फ और सिर्फ एक पद होने चाहिए, तो हमने rx से इसे प्रदर्शित किया है। घात 5, x का घात 5 होना चाहिए, या कोई भी एक चर राशि का घात 5 होना चाहिए, और इसके सामने आप किसी भी कोफिशिएंट या किसी भी गुणांक का गुणा कर सकते हैं। हमने 4 लिख दिया, ये भी इसके लिए एक एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए।
थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि पूरे बहुपद में चर राशि का जो महत्तम घात होता है उस पूरे बहुपद का घात होता है। तो देखिए ये अचर पद है, इसमें x का घात 0 है, यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ पर x का घात 2 है और यहाँ पर x का घात 3 है। तो जो सबसे बड़ी घात हुई वो है 3। तो इसे हम लिखेंगे, अगर इसे डिग्री लिखने के लिए कहा जाए तो, या घात, तो इसे हम लोग डिग्री लिखते हैं। यदि ये पूरा का पूरा px है तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ px इक्वल टू 3। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए कि चर राशि है y और y का जो अधिकतम घात है वो है 9। तो इस तरीके से इसकी जो घात होगी ये हमें मिल जाएगा 9। आ जाते हैं अब तीसरे प्रश्न पर। यहाँ पर ये देखिए कि जो चर राशि है वो y है और z है, दो अलग अलग चर राशियाँ हैं और दोनों का जो गुणा हो रहा है, इसका घात 3 है और इसका घात 1 है। तो इस पूरे पद की जो घात होगी वो हमें मिल जाएगी 4। तो ये जो हमें बहुपद दिया गया है यहाँ पर, इसका घात 4 होगा। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर x और y दो चर राशियाँ हैं, यहाँ पर दोनों का गुणा हुआ है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो इस पूरे पद की जो इसकी घात 3 हो जाएगी, इसकी घात 1 और इसकी घात 0। तो जो अधिकतम घात है वो 3 है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि ये जो बहुपद हमने लिखा था इसकी जो अधिकतम घात है वो 3 है। पांचवें प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पर जो चर राशि है ये t है, तो इसलिए हमने इसको c ऑफ t लिखा है। इसकी जो घात है, अधिकतम घात, वो 1 है, तो इसकी जो घात है हम इसे लिख देंगे 1। अब आ जाते हैं छठवें पर। ये एक कांस्टेंट या अचर बहुपद है। इसका मतलब ये कि हम इसमें कोई भी चर राशि जोड़ देंगे उसका घात 0 होगा। उससे पूछा गया है बहुपद की घात। बहुपद की घात चर राशि की अधिकतम घात होती है, तो यहाँ पर 0 है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे ये जो पॉलिनोमियल है kx, इसका घात 0 होगा। तो अब हम देखेंगे बहुपदों पर आधारित कुछ संक्रियाएं, जहाँ पर दिया गया है कि बहुपदों को जोड़ना है और जो प्राप्त बहुपद मिलेगा उसकी घात बताना है। और दूसरे तरीके का प्रश्न है जिसमें दो अलग अलग बहुपदों को घटाना है। तो पहले प्रश्न में जो प्रश्न लिखा गया है, इस पूरे प्रश्न में सबसे पहले बात यह है कि चर राशि के जो घात है उनके घटते हुए क्रम में हमें बहुपद को लिखना होगा। यहाँ पर घात 2 है, 1 है, 0 है, 2 है, 1 है, 0 है, ठीक है। ये पहला और दूसरा ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म पे हैं। लेकिन तीसरे में देखिए घात 3, 2, 1, 0, 2, 3। इसका मतलब ये कि जो 7x का घात 3 है ये पद पहले लिखा जाना चाहिए, फिर ऋण 2x², ऋण 3x, ऋण 8, इस तरीके से लिखना होगा। हल करते हैं पहले प्रश्न को। माना px बराबर 2x² प्लस x प्लस 1 और qx बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे है जहाँ पे घातों, चर राशि के घातों के घटते हुए क्रम में। तो हम इसे उसी तरीके से लिख देंगे 2x² प्लस x प्लस 1। x का घात 2 है यहाँ पर, इसके लिए 3 है, उसी तरीके से लिख दीजिए 4x प्लस 5। इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो ये देखिए 5 और 1 को अब जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। यहाँ पर देखिए 4x और यहाँ पर x है। इन दोनों को अगर लिखा जाए तो इस तरीके से, इन दोनों पदों में x को अगर कॉमन लेंगे तो 1 + 4 मिलेगा, 4 + 1 हो जाएगा 5x। तो जो चर पद हैं या चर राशियाँ हैं, जैसे कि 4x है, यहाँ पर x है, तो इसमें सिर्फ गुणांकों का योग होता है, चर राशि उसी तरीके से होती है। तो 4 और 1 5, तो इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पे 5x। x² इस² दोनों में है, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इनका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 5x²। अब ये देखिए इसका, ये अगर ये px है और ये हमें मिल रहा है rx, तो rx की डिग्री पूछी गई है। इसमें अधिकतम जो घात है ये 2 है, तो इस वजह से इस जो प्राप्त बहुपद है इसका घात 2 होगा।
आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया गया है एक बहुपद 8p² माइनस 3p प्लस 4 है, और दूसरा बहुपद 3p³ माइनस 4p प्लस 7। यहाँ पर ये देखिए कि इसमें जो अधिकतम घात है ये 2 है, इसमें जो अधिकतम घात है ये 3 है, और इसमें घात 3, इसमें 2। इसका मतलब ये कि इसमें घात 2 वाला जो पद है वो नहीं है या अनुपस्थित है। तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 8p² माइनस 3p प्लस 4। फिर देखिए माइनस 4p और प्लस 7, तो यहाँ पर ये माइनस 4p लिख लेंगे और अचर पद को अचर पद के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कि इसमें p² वाला टर्म नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 0 इंटू p², और यहाँ पर 3p³ है तो इसे लिख दीजिए 3p³, और यहाँ पर कोई भी पद नहीं है तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो 0 इंटू p³ आप लिख सकते हैं, और अन्यथा नहीं तो इसे आप 0 भी लिख दीजिए तब भी चलेगा। अब देखिए 3p³ प्लस 0p³, तो 3 में आप 0 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 3, 3p³ मिल जाएगा। 8 और 0 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 8, यहाँ से फिर p² माइनस 3 माइनस 4, ऐड करने पे जोड़ने पर जो चिन्ह रहते हैं वो उसी तरीके से होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऋण 3 और ऋण 4, यहाँ से मिल जाएगा ऋण 7, और 7 और 4 को जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 11। तो यहाँ से हमें जो बहुपद मिला है Rx, इसकी जो अधिकतम घात है, चर राशि की अधिकतम घात जो है वो 3 है, तो इस पूरे बहुपद की जो घात होगी ये हमें मिल जाएगा 3। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर, जहाँ पर दिया गया px = माइनस 5x³ प्लस 9x² माइनस 5x प्लस 7, और qx = माइनस 2x² प्लस 7x³ माइनस 3x माइनस 8। यहाँ पर घात 3, 2, 1, 0, ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। यहाँ पर देखिए घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, तो इसमें हमें चर राशि के घातों के घटते हुए क्रम में लिखना होगा। इसका मतलब ये कि सबसे पहले आप 7x³ फिर लिखेंगे, फिर माइनस 2x² को लिखेंगे, फिर माइनस 3x को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। अब इन दोनों बहुपदों को हमें जोड़ना है, तो जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमने संक्रिया की थी उसी तरीके से हमें इसको लिख करके ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। माइनस 5³ प्लस 9x² माइनस 5x प्लस 7, यहाँ पर 7x³ है तो इसके नीचे आप 7x³ लिख दीजिए, फिर माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 8, इनको जोड़ना है। यहाँ पर चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर सिर्फ गुणांकों का योग या अंतर होता है, चर राशि जो उसी तरीके से कांस्टेंट उसी तरीके से बने हुए होते हैं। तो 7 में हम 5 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 2, 9 में 2 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 7, और 5 और 3 दोनों ऋणात्मक संख्या हैं तो ऋण 8x, 7 धन 7 है और ऋण 8 है, यहाँ से मिल जाएगा ऋण 1। तो इस तरीके से हमें जो Rx मिल गया था वो ये, इसका घात तो डिग्री ऑफ Rx इक्वल टू चर राशि की जो अधिकतम घात है यहाँ पर ये 3 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी ये 3 होगी। चौथे प्रश्न पे देखते हैं, जहाँ पर 3 बहुपद दिए गए हैं, हमने पी वाई, क्यू वाई और आर वाई के फॉर्म पे इसे एक्सप्रेस किया हुआ है। यहाँ पर y की घात 2 1 है और फिर 0 है, ये सही क्रम में जमा हुआ है। यहाँ पर देखिए घात 2 है, फिर घात 0 है और फिर घात 1 है। इसे हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो मिल जाएगा 2y² प्लस 8y प्लस 5, ये इसका सही क्रम है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं चर राशि की घात 2 है और 1 है, ये भी सही क्रम में है। इन तीनों बहुपदों को हमें जोड़ना है, तो हम उसी तरीके से इसको लिख लेंगे। 2y² इसके नीचे लिखेंगे, फिर 8y यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 5 यहाँ पर लिखेंगे, फिर rx यहाँ पर लिखेंगे, माइनस y² और माइनस y, इन सबको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए y² यहाँ पे 3 + 2 5 और -1 दैट इज़
4y²। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा धन 9y। धन 5 और ऋण 5 0 मिल जाएगा। तो इसे आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ से अगर ये sy है तो इसकी जो घात होगी, ये चर राशि की अधिकतम घात, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो ये जो बहुपद हमें मिला था इसका घात 2 है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पे 5वें पे लिखा गया है 3 अलग अलग बहुपद है, तो हमने P, R, Q, R और S, R का नाम इसे दे दिया है। घातों के घटते हुए क्रम में हमें पहले लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3r² + 7r + 5। ये सही क्रम में जमा हुआ है, घात 2 है, फिर अचर पद है, ये भी सही क्रम में जमा हुआ है। इन तीनों बहुपदों को हमें जोड़ना है, तो घातों के घटते हुए क्रम में पहले हमें लिखना होगा कुछ इस तरीके से, फिर उसके नीचे उसी के संगत जो मान है उसे हम लिखेंगे, और SR ये r² - 3r + 5। इस पद को अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखेंगे, ये भी इसके लिए सही है। इन तीनों बहुपदों को जोड़ना है। यहाँ पर देखिए r², ये तीनों पदों में है। ऋण 3 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। ऋण 3 और धन 2 ऋण 1 मिलेगा। यहाँ से आपको यहाँ पर धन 7 है और ऋण 3 है, इनको घटाएंगे तो मिल जाएगा 4 और r इसका जो अगला पद है। फिर यहाँ पर 5 और 5 10 और 7, इनको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 17। तो इस तरीके से अगर इसे हम TR से प्रदर्शित करें तो ये एक बहुपद है -r² + 4r + 17, और इसकी जो घात है इसे हम लिखेंगे डिग्री ऑफ TR = 2। चर राशि क्या है? r है, और r की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो इस तरीके से इसका जो घात होगा ये 2 होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित को घटाइए। ये एक बहुपद दिया गया है, इसमें इस बहुपद को घटाना है, तो इसे हम सबसे पहले घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर घात 3 3 2 और फिर 0 है, ये सही क्रम में है और ये भी सही क्रम में है। अगर इसे घटाने के लिए कहा जाए PT में QT को अगर हमें घटाना है तो हम लिखेंगे 7t³ - 3t² + 2 -t² - 5t + 2। अब ये देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह के बाद ये कोष्टक को अगर हम ओपन करेंगे तो ये ऋण, और इसे लिख लेते हैं 7t³ - 3t² + 2 माइनस यहाँ पे ये t² हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो +5t हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस का गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। इसे अगर आप चार्ट के माध्यम से समझना चाहें तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो चिन्ह है इन दोनों का गुणा करना है। धन और ऋण का गुणा करेंगे तो आपको ऋण मिलेगा, ऋण और धन का गुणा करेंगे तब भी आपको ऋण मिलेगा, धन और धन का गुणा करने पे धन मिलेगा, ऋण और ऋण का गुणा करने पे आपको धन मिलेगा। ये ऑपरेशन आपको याद होने चाहिए, ये एक मेन कंसेप्ट है, उसको यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋण चिन्ह है, घटाने पर यहाँ पर जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो रहा है, वो इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। इसे अगर हम पिछले प्रश्न की तरह लिखें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 7t³ - 3t² + 0 × t + 2। यहाँ पर जो t का घात 1 वाला पद है वो अनुपस्थित है या फिर 0 है, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर -t², ये इस पद को पहले लिख लेते हैं, ये t² - 5t + 2। अब जब यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे तो ये जो धन है ये भी ऋण चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, और ये जो ऋण चिन्ह है ये धन में परिवर्तित हो जाएगा, और ये धन है ये ऋण चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने लिखा है -t², फिर +5t और फिर -2। ये दोनों एक ही फॉर्म में, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और इसको एक सिंगल लाइन पे लिख लिया है। जब आप इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 0 है या t का घात, इसको 0 × t³ आप लिख सकते हैं। साथ में 0 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 7, ये t का घात 3 मिल जाएगा। फिर ये देखिए ऋण 3 और फिर ऋण 1, ऋण 4 हो जाएगा और t का घात 2 है। फिर ये 0 है, इसे नहीं लेंगे। यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये परिवर्तित होकर के धन हो गया है, तो यहाँ से मिल जाएगा +5t। यहाँ पर जो चिन्ह मिला हमें ये ऋण 2 मिला है, ये फाइनल साइन है, तो +2 - 2 दैट इज़ 0। तो इस तरीके से हमें जो बहुपद मिल गया
अगर इसे आर टी का नाम दिया जाए और इसकी डिग्री पूछा जाए तो डिग्री ऑफ आर टी, इसमें चर राशि जो है ये t है और t की जो अधिकतम घात है ये 3 है, तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ आर टी इक्वल टू 3। तो अगला प्रश्न 7वां है जिसमें इस बहुपद में हमें इस पद को घटाना है। तो हमने इसे लिख लिया है ए पी और बी पी के फॉर्म पे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि p का घात 2 है, फिर p है, फिर p का घात 3 है। तो घातों के घटते हुए क्रम में जब लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिख पाएंगे -p³ + 2p² + 11p - 5। और इसी तरीके से bp को अगर आप लिखना चाहें तो 3p³ - 5p² + 3p + 7। इस AP में हमें bp को घटाना है, तो इसे लिखेंगे -p³ + 2p² + 11p - 5। इसके नीचे उसी तरीके के हम पदों को लिख लेंगे। अब इसे हमें घटाना है, तो इस पद में जब इसको घटाएंगे तो इसका जो चिन्ह होगा ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है अगेन माइनस हो जाएगा। इस तरीके से जो साइन चेंज हो रहा है। अब देखिए -p³ और -3 इसे हम लिख पाएंगे -4p³। यहाँ पर देखिए जो फाइनल साइन है ये प्लस का है। 2p² + 5p² दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 7p²। 11p - 3p, ये माइनस साइन जो ये फाइनल है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 8p। और -5 - 7 ये मिल जाएगा -12। तो यहाँ से अगर इसे हम rp के फॉर्म पे लिखें तो ये देख पा रहे हैं कि p का जो अधिकतम घात है ये 3 है। हम लिखेंगे डिग्री ऑफ rp इक्वल टू 3, ये इसका घात है। अगला प्रश्न है 8वां जिसमें pz इस तरीके से है, इसको हमने z के घातों के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। इसी तरीके से qz को भी हमने z के घातों के घटते हुए क्रम पे लिखा है, और जो संगत पद है उसको हमने इस तरीके से लिख लिया हुआ है। अब इसे घटाना है तो यहाँ पर जो चिन्ह है ये धनात्मक है, ये हमें ऋणात्मक चिन्ह मिल जाएगा। ये प्लस है, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस में, और माइनस का गुणा जो होता है प्लस होता है। तो इस तरीके से जो फाइनल साइन मिलेगा यहाँ पर ये प्लस मिलेगा। हम ये जानते हैं कि जब बहुपदों को जोड़ते या घटाते हैं तो सिर्फ गुणांकों का जोड़ या घटाव होता है। 12 में जब 5 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 7, और इसका जो अगला पद है वो z³ है। इसी तरीके से -3 और -7 मिल जाएगा -10, और यहाँ पे z² मिल जाएगा। 11 में 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9, और इसी तरीके से 13 में +4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17। इस तरीके से एक और बहुपद मिला है rz। इसमें जो z की जो अधिकतम घात है ये 3 है, तो इसलिए हम लिखेंगे डिग्री ऑफ rz इक्वल टू 3। इस तरीके से इस प्रश्न को हमने हल कर लिया है।